are the meaning of weak electrolytes. श्रेष्ठा अपना माइक ऑफ करो. I have done it. Okay. तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने डेफिनेशन दी कि वी हैव द वीक इलेक्ट्रोलाइट एज द वीक एसिड, वीक बेसिस एंड वाटर. दैट्स व्हाट द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर. अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन हमने एसिड और बेस तो नहीं समझे ना क्या होते हैं. अब एसिड और बेसिस की हमारे पास बड़ी सारी डेफिनेशंस हैं. देखो हमारी केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर, जब तक आप किसी चीज को डिफाइन नहीं करोगे, इट इज नॉट अंडरस्टूड. यू हैव टू से ये होता है. जैसे कि ऑब्वियसली आपने थर्मोडायनेमिक्स में देख ही लिया है. ठीक है, ये ऊपर से नीचे गिरेगा. डिड यू डिफाइन इट? नहीं. पता है, पता कुछ नहीं होता. बताओ कि ऊपर से नीचे गिरेगा, नहीं तो हम मान लेंगे नीचे से ऊपर जा रहा है. हम कुछ भी मान सकते हैं. जब एज्यूम ही करना है तो कुछ भी एज्यूम कर लो. तो दैट्स व्हाट द थिंग इज, यू हैव टू डिफाइन इट. तो यहां पे अगर हम डिफाइन करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एसिड, तो हमारे पास कई सारी डेफिनेशन है. हमारे पास एक क्लासिकल डेफिनेशन है. क्लासिकल डेफिनेशन इज मोर लाइक ऑब्जर्वेशन, बचपन में जो बताई गई थी कि ये एसिड होता है, ये बेस होता है. ये एसिड जो है खट्टा होता है, बेस जो है कड़वा होता है, बेस जो है सोपी होता है, एसिड जो है कोरोसिव होता है. बेस जो है वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया रिलीज करता है. एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू बना देता है. फिनोल्फिन सॉल्यूशन को बेस जो है पिंक कर देता है, बेस जो पिंक करता है सॉल्यूशन को, एसिड उसको वापस कलरलेस बना देता है. तो ये एक घिसी पिटी रटी रटाई पुरानी डेफिनेशन है बच्चों को दिखाने के लिए. देखो ये एसिड है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा. ये बेस है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा. तो ये पता करना था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ओके ये एसिड है, ये बेस है, पर ये एसिड क्यों है, ये बेस क्यों है, हमें नहीं पता. अब जो क्यों की बात आई, वो आई आर्हीनियस डेफिनेशन के साथ. तो लेट्स हैव द आर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. ARRHENIUS, समानते आर्हीनियस. आर्हीनियस थ्योरी और आर्हीनियस डेफिनेशन. लिखो. A substance which increases the concentration of H plus, a substance which increases the concentration of H plus when dissolved in water, is termed an acid. And H plus is called hydronium ion. We don't call it a proton, we call it a hydronium ion. ठीक है. While a substance which increases the concentration of OH minus OH minus, that is hydroxide, when dissolved in water
when dissolved in water is termed a base. ठीक है, तो जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वो एसिड है, जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होने पर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वो बेस है. दैट इज व्हाट वी हैव एज Arrhenius concept of acid and bases. Clear? ओके, तो ये आर्नियस कंसेप्ट की बात कर ली. अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की, विच इज कॉल्ड द ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी वर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जब वो अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे तो इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए उन्होंने दोनों ने एक अलग अलग थ्योरी बनाई. बिल्कुल अलग अलग थ्योरी थी उनकी, अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह पर बनाई. लेकिन जब उन्होंने पब्लिश करवाई अलग अलग जर्नल्स में, तो द साइंटिफिक कम्युनिटी केम टू नो कि ये थ्योरीज बहुत ज्यादा सिमिलर हैं. एंड देन दे डिसाइडेड नन ऑफ देम हैड अ चांस ऑफ चीटिंग फ्रॉम द अदर. तो उन्होंने दोनों को जॉइंट नाम दे दिया थ्योरी को. ठीक है, सो दैट वाज व्हाट वी कॉल एज द ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट में जब एसिड के कंसेप्ट की बात की गई तो दैट इज द सेम एज Arrhenius concept. यानी कि ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट भी यही कहता है कि द एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. सेम है. ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बेस का कंसेप्ट दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट था. They said that the base is a substance which accepts H plus or reduces the concentration of H plus when dissolved in water. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे सेड इज अ बेस. तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अंदर H प्लस, वो लिख लीजिए, सीधा एक लाइन लिख लीजिए. ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. द एसिड इज द सेम एज Arrhenius concept. Acid is the same as Arrhenius concept. बेस के कंसेप्ट की बात करें, a substance which accepts H plus. The substance which accepts H plus is termed a base. अब देखो, जब हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, विच एक्सेप्ट्स H प्लस और विच रिलीजेस H प्लस, तो उस कंसेप्ट को कुछ ऐसे देखो. हमारे पास एक सब्सटेंस है HCl. ठीक है, अब इस HCl को हमने डाला पानी में. जब HCl को हम पानी में डालते हैं H प्लस रिलीज करता है. क्योंकि ये रिलीज कर रहा है तो वेरी ऑब्वियसली इट इज एन एसिड. पर होता यह है कि HCl से जो H प्लस निकल रहा है उसको पानी एक्सेप्ट कर लेता है, और पानी एक्सेप्ट करके बना देता है H3O प्लस along with Cl minus. ठीक है, so by the definition of Bronsted and Lowry, this HCl is termed as the acid because it is releasing H plus. The water which is accepting H plus is the base. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे HCl is an acid and H2O is a base. अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं, यहां पे हमारे पास H3O प्लस है. नाउ दिस H3O प्लस अगर ये उल्टा गया, तो H3O प्लस इज गोइंग टू रिलीज द H प्लस एंड Cl माइनस इज गोइंग टू एक्सेप्ट द H प्लस. तो यहां पर राइट हैंड साइड पे H3O plus is going to behave as the acid while Cl minus is going to behave as a base. ठीक है,
HCO plus is not reducing the concentration of H plus. HCO plus is going to increase the concentration of H plus क्योंकि HCO plus अब H plus देगा. ठीक है? Is that clear? अब इस तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे हमारे पास हो सकता है CH3COOH, ये भी H2O के साथ रिएक्ट कर सकता है, करता है, देगा H3O प्लस और दे देगा CH3COO माइनस. यहां पर हमारे पास हो सकता है एक और चीज, जैसे हमारे पास हो सकता है H2O, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया NH3 के साथ. नाउ NH3 इज अमोनिया. यहां पर बन जाएगा हमारे पास NH4 प्लस और हमारे पास आ जाएगा OH माइनस. यस. ना अब यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है. अब गड़बड़ ये है कि पानी एक अजीब सी कैटेगरी में आ जाता है. रुको रुको रुको. पानी एक अजीब सी कैटेगरी में आ जाता है. मतलब कि अगर इसको में एक एसिड डाल दिया जाए तो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द H प्लस. अगर इसमें बेस डाल दिया जाए तो इट इज गोइंग टू गिव द H प्लस. मतलब कि वाटर हैज अ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और रिलीज द H प्लस एज पर द डिमांड. ठीक है? ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं एम्फीप्रोटिक. I didn't say they are both accepting and releasing. They are either accepting or releasing depending on condition. किसी भी टाइम पर ये एक चीज करते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं करते. ठीक है? देखो बेटा, एम्फो एंड बाय में फर्क होता है. एम्फो इज ईदर और, बाय इज बोथ. ठीक है? तो दोनों में फर्क होता है बेटा. सर पानी के अलावा और कोई एग्जांपल एम्फोटेरिक का? रुक जाओ, अभी सारे आ रहे हैं. एम्फीप्रोटिक बोल रहा हूं, एम्फोटेरिक नहीं बोल रहा हूं. क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, तो पहले एम्फीप्रोटिक की डेफिनेशन लिख लें. द सब्सटेंस which can release, or which can नहीं बोलो, which releases, a substance which releases or accepts the substance which releases or accepts proton the substance which accepts or releases proton as per the condition is termed amphiprotic. एम्फीप्रोटिक. अब यहां पर एक वर्ड आ जाता है जिसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक. ठीक है? हमारे पास है एम्फोटेरिक. Now, amphoteric substances are those which behave as acid with the base and as base with acid. ठीक है? Those are amphoteric substances. The substances which have a capacity to react with acid as well as a base. Those are amphoteric. The substances
which behave as acid with the base and as base with the acid are termed amphoteric substances. ठीक है? Important thing, all amphiprotic substance are amphoteric. सारे एम्फीप्रोटिक हैं, पर सारे एम्फीप्रोटिक नहीं हैं. बट ऑल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एम्फीप्रोटिक तो सारे एम्फोटेरिक हैं ही हैं. तो फिर तो एम्फीप्रोटिक भी तो कर रहा है दोनों के साथ बिहेव. तो एक टाइम पे तो एक ही करेगा. एम्फोटेरिक भी तो ऐसा नहीं है ना कि हर समय दोनों के साथ ही बिहेव कर जाएगा. ओके, ठीक है. अब जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, लेकिन वो एम्फीप्रोटिक तो नहीं है. ठीक है ना. तो समझ आ गई बात. तो हमारे पास ये है कि हर सब्सटेंस एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक दोनों नहीं होता. एम्फीप्रोटिक जो है वो एम्फोटेरिक तो है ही है, बट एम्फोटेरिक हमेशा एम्फीप्रोटिक नहीं होगा. ठीक है. अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमारे पास है H2SO4. ठीक है. वी हैव द सब्सटेंस H2SO4. अब H2SO4 को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो दिस कैन कम इन द इक्विलिब्रियम ऑफ H3O plus along with HSO4 minus. अब ये जो HSO4 माइनस है, ये भी H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस बना सकता है. ठीक है. हमारे पास है H3PO4, यहां पर है H2O, ये बना देगा H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस. ठीक है. Then we have H2PO4 minus plus H2O gives us H3O plus plus HPO4 minus. And this HPO4 minus again can react with H2O to give H3O plus and PO4 3 minus. ठीक है. अब यहां पर भी आप देख सकते हो, here again you can see that HSO4 minus is amphiprotic. ठीक है. H2PO4 minus is amphiprotic. HPO4 minus 2 minus is amphiprotic. तो यहां पे 2 माइनस होना चाहिए था ना. यहां पे माइनस है, यहां पे 2 माइनस है, यहां पे 3 माइनस है, यहां 2 माइनस है. ठीक है. नाउ दीज आर अगेन
amphiprotic substances. Is this clear? Fine. तो जब हम इन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो ये भी है. अब यहां एक और चीज देखो. Sulfuric acid has a capacity to release 2 protons. Capacity to release. ठीक है. किसी में एक रिलीज करता है, दूसरा भी रिलीज कर देता है. पहले एक किया फिर दूसरा किया, टोटल तो 2 कर दिया ना. ठीक है. Phosphoric acid has a capacity to release 3 protons. So these substances which have a capacity to release more than 1 proton are called polyprotic acids. The acids which can release more than 1 proton. The acids which can release more than 1 proton are termed polyprotic acids. ठीक है. Are termed polyprotic acid. ठीक है. फाइन. अच्छा, एक प्रोटिसिटी होती है, एक बेसिसिटी होती है. आज सच काफी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन बेसिसिटी इज नॉट हाउ मेनी इट कैन रिलीज, बेसिसिटी इज हाउ मेनी इट रिलीजेस. ठीक है. और एक और बात, प्रोटिसिटी इज नॉट नेसेसरली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट हैज. कितने हाइड्रोजन वो प्रोटिसिटी हो ये जरूरी नहीं है. जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, इसमें 4 हाइड्रोजन है, रिलीज एक ही करता है. ठीक है. हाइड्रोजन 4 है, रिलीज एक करता है. एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन है तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं वही रिलीज होते हैं. किसी और एलिमेंट से अटैच हाइड्रोजन रिलीज नहीं होते. These acids are called oxy acids. ठीक है. And their anion are called oxyanion or oxoanion. एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं, ऑक्सीजन वर्ड का मतलब पता है क्या है? एसिड जनरेटिंग. ऑक्सीजन मींस एसिड जनरेटिंग. ठीक है. जब उनको ये पता था, चला था कि HCl, HBr, HI भी एसिड है, तो दैट वाज अ शॉक. क्योंकि उससे पहले जितने भी एसिड्स हमें पता है उनमें सब में ऑक्सीजन है. सारे ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सी एसिड्स हैं बेटा, सब में ऑक्सीजन है. ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर वीक एसिड्स, दे कैन बी एक्चुअली ऑब्टेन्ड. बाकी जितने मिनरल एसिड्स हैं वो मिनरल एसिड्स हमें कहीं पर पड़े हुए नहीं मिलते, वो बनाने पड़ते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक एसिड हमें ऐसे ही मिल जाते हैं. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एसिड ही मिले होंगे ना, और उनमें सब में ऑक्सीजन है. दे आर ऑल ऑक्सी एसिड्स. हाँ हाँ हाँ. नहीं, उनके भी अंकल अब्बा अवेलेबल है.
ठीक है जी। ना 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 ना, HSO4 minus is amphiprotic. H2SO4 is a diprotic acid. हाँ, अगर एक रिलीज करेगा तो हम कहेंगे मोनोबेसिक, दो रिलीज करेगा तो डायबेसिक। ठीक है, ओके। हाउ मच मनी यू हैव, दैट इज प्रोटिसिटी. हाउ मच मनी यू स्पेंड इज बेसिसिटी. यू हैव. अब एक बात सच बताऊं, जब मैं यहां पे इस H3PO4 की बात कर रहा हूं तो इसका जो तीसरा प्रोटॉन है ना, इसको निकालने में अच्छे की निकल जाती है। ये तीसरा प्रोटॉन आसानी से रिलीज नहीं करता, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये डायबेसिक एसिड बिहेव करता है. तो इट इज डायप्रोटिक बट इट इज डायबेसिक. It how many it can release. Releases. अब एक बड़ी मजेदार सा खेल लेते हैं, बहुत मजेदार सा खेल. हमारे पास एक एसिड है, उसका नाम है H3PO3, बोरिक एसिड. H3PO3 which is boric acid. और BO3, P नहीं B. ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, BOH थ्राइस. ठीक है, सब में ये OH है बेटा. ये अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐसा लिखा जा सकता है. ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है. कम्यूटेटिव नहीं बेटा, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और एक जो फॉर्मूला हम इजीली लिख देते हैं. इनऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द अरेंजमेंट. एक सीक्वेंस, इतने एटम इसके, इतने एटम इसके, इतने एटम इसके, बाद खत्म. पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग बदल जाती है. इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, और जहां कहीं भी बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स हो तो उनको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. दे आर कॉम्प्लेक्सेस. तो ये बात है. तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो बोरिक एसिड हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, तो बोरिक एसिड जब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जब हम बोरिक एसिड लिखते हैं इस तरीके से, अच्छा बोरिक एसिड में डाल दो पानी ना. बोरिक एसिड एक बहुत ही पिक्यूलियर एसिड है. होने को इसके पास 3 एच है, एक भी रिलीज नहीं करता, एक अभी रिलीज नहीं करता. ये क्या करता है, पानी में से OH माइनस निकाल लेता है. H प्लस रिलीज नहीं कर रहा, पानी में से OH माइनस निकाल रहा है और ये बना रहा है H प्लस प्लस BOH 4 माइनस. ठीक है, ठीक है. तो इसने क्या किया, H प्लस रिलीज किया और साथ में बना दिया BOH 4 माइनस, हाइड्रोबोरेट आयन. ठीक है. अच्छा, अब बताओ बोरिक एसिड की प्रोटिसिटी कितनी है? 0. इसकी बेसिसिटी नहीं, इसकी प्रोटिसिटी 0 है और इसकी बेसिसिटी 1 है. यस, इट्स अ मोनोबेसिक एप्रोटिक एसिड. It is monobasic because it increases the concentration by 1H plus. It releases 1H plus. अपना नहीं कर रहा, कहीं से भी निकाले H plus तो बढ़ गया.
लेकिन अपना नहीं निकाला इसलिए एप्रोटिक है। मतलब बेसिसिटी वाला मतलब एक OH माइनस ले लिया उसने एक OH माइनस ले लिया, H प्लस पानी में तो बढ़ा दिया ना। लेकिन कभी रिलीज नहीं करता ना। जब ये कभी रिलीज नहीं करेगा तो प्रोटिसिटी तो जीरो हो गई ना, करता ही नहीं है। यही एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एम्स में। बोरिक एसिड is an aprotic monobasic acid. ऑप्शंस में, ऑप्शंस बेटा 4 ऑप्शन थी, उनमें से एक टिक करो। व्हाट इज ट्रू अबाउट बोरिक एसिड? तो उससे भी हो जाएगा ना, तो बाकी सबको कैंसिल। बेटा कैंसिल करके ये भी तो देखो, एम्स के अंदर अगर मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो ऑप्शन के अंदर ऐसे तो ऑप्शन होंगे नहीं कि तुम एक बार देख के और ये 3 तो गए, ऐसा तो होगा नहीं ना। ऑफ कोर्स सोचना पड़ेगा, और सोचने से आंसर नहीं आएगा। आपको आंसर एम्स के अंदर या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आंसर आप सोच के नहीं निकालते, आंसर आपको पता होता है। ठीक है, और बहुत छोटे से पता भी कैसे होता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम बुक में एग्जैक्टली वो लाइन मिल जाएगी तुम्हें। कंसेप्ट होगा बुक पे, बोरिक एसिड के बारे में दे रखा, बोरिक एसिड ये करता है, ये रिएक्शन तुम्हें बुक में दे रखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बन गया, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए प्रोटिसिटी और बेसिसिटी में क्या फर्क है, तब आप इसका आंसर दे पाओगे। अदरवाइज लोग प्रोटिसिटी और बेसिसिटी को एक ही मान लेते हैं। वो तो अब तुम्हें पता चल गया ना, नहीं होते, पहले तो नहीं पता था ना। ठीक है, तो ये खास बात है बोरिक एसिड के बारे में। बेटा मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि whichever hydrogen is attached to oxygen are replaceable. Did I say that? I said hydrogen attached to oxygen only are replaceable. अंग्रेजी है, अंग्रेजी, हिंदी नहीं है, ये अंग्रेजी है, ये केमिस्ट्री नहीं, अंग्रेजी की बात है। हाइड्रोजन attached to oxygen may be replaceable, may not be replaceable. ठीक है, but the hydrogen attached to oxygen only are replaceable. मतलब ये, पापा के पास पैसे हैं, वो दें या ना दें उनकी मर्जी, लेकिन आपको पैसे पापा से ही मिलेंगे। कुल्हाड़ी रखो, उस पर पैर मारो, पैर लो कुल्हाड़ी मारो, फर्क क्या है? तो मैं कब मना कर रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अटैच टू हाइड्रोजन। आई एम सेइंग हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वो रिप्लेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर रिप्लेस होगा तो हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन ही रिप्लेस होगा, और कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, पापा पैसे देंगे या नहीं देंगे वो तो पता नहीं, लेकिन पैसे अगर आपको मिलेंगे तो पापा से ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट इज द टिपिकल थिंग अबाउट ऑक्सी एसिड्स। सर इक्विलिब्रियम में डाउट था सर एक, क्लास में पूछना। सर आज के पेपर के क्लास में पूछ लूं कल? ऑफ कोर्स बेटा, ये 11th की क्लास चल रही है, आपके डाउट्स आपकी क्लास में सॉल्व होंगे। सर 11th का ही है वो। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका है? उसी का ही है सर, बेस पे, एसिड बेस पे ही है। इस टॉपिक का है? नहीं। देन लीव इट। अच्छा, बाकी सारे जो डाउट है सर क्लास में पूछ लूं? ऑब्वियसली, ठीक क्लास है, होती किस लिए? डाउट के लिए ही तो होती है। ठीक है सर। फिर yes, H3BO3 is a monobasic aprotic acid. H2SO4
depending on the reaction could be diabasic or monobasic, but it is diprotic. अच्छा वो रिलीज कर सकते हैं तो मैक्सिमम हाँ, ठीक है ना? अच्छा इसमें एक बता दो इसकी BO3 में एक ही बात है दोनों, हाँ तो फिर डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। अच्छा ठीक है ओके फाइन सर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हाँ, क्या हुआ उसको? सर वो इंक्रीज होता है ना टेम्परेचर के साथ। फिलहाल इस टॉपिक का नहीं है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटिसिटी और बेसिसिटी, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? अच्छा, तुमने क्या पूछा था अभी? हाईएस्ट नंबर कुड बी एनीथिंग, 1000 भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मल्टीप्लाई नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में। यार तुम ऐसी बातें करते हो, जब मैंने बोला है तो उसका मतलब होगा ना, मैं बिना प्रूफ के तो बोलूंगा नहीं, ठीक है? चलो, बायोलॉजी वालों, हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड? कितने हैं उसमें प्रोटिसिटी? ना ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास होता है O, P, डबल बॉन्ड O, O, यहां पर OH, ठीक है? तभी उसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें प्रोटॉन है। हाँ, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहां बन गया, ये एक OH बचा हुआ है। आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। समझ आई बात? ठीक है, देखो ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर का टॉपिक भी है, ये उसमें भी है, ठीक है? तो हमारे पास ये हजारों हो सकते हैं, तो 1000 भी प्रोटिसिटी हो सकती है ना, ठीक है? और अगर हम थोड़ा सा सिंपल की बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे कहते हैं H4P2O7, दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो, इसमें 4 हाइड्रोजन हैं और निकलते हैं, चारों निकलते हैं। इसकी प्रोटिसिटी 4 है, इसकी बेसिसिटी भी 4 हो सकती है, होती है, ठीक है? ओके, तो यहां आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक और भी है, हमारे पास है समथिंग लाइक HPO3 6, इसका नाम है हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कितने भी लंबा चेन बन सकती है, ठीक है? और जब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये जो वर्ड होता है केमिस्ट्री में, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, वो गड़बड़ हो जाती है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो मैं पूछता हूं तुम्हें करना क्या है, ये बताओ। वही तो बात है ना, करना क्या है तुम्हें? अगर तुम्हें ये बोलना है ऐसा कौन सा एसिड है जो इंसान को डिसॉल्व कर लेगा, एक्वा रेजिया एसिड ही नहीं है, पता है? एक्वा रेजिया इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Yes, but it is an oxidizing agent. उसका जो भी रिएक्शन है, it is not because of its acidic character, it is because of its oxidizing nature. ठीक है? तो एक्वा रेजिया की जब बात की जाती है, it is because of its oxidizing nature. तो अब देखा ना, हम जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मान रहे थे वो एसिड ही नहीं है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? इट इज एन एसिड, आई डोंट डिनाई इट। ये नहीं है कि अरे सर ने बोला था एसिड नहीं है, चल इसको ऐसा करके देखो, नहीं, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हाँ, जो गोल्ड को डिसॉल्व करता है वो गोल्ड को इसलिए डिसॉल्व नहीं करता बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो गोल्ड को इसलिए डिसॉल्व करता है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? सर ये जो लास्ट में 2 रिएक्शंस लिखे हैं राइट हैंड साइड में, हाँ, सर उसमें पूछना है ये बोरिक एसिड का रिएक्शन है। बोरिक एसिड H+ रिलीज नहीं करता, वो वाटर में से OH- एक्सेप्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एप्रोटिक मोनोबेसिक एसिड।
तो H+ निकला है इसमें से पानी में से खाली। H+ निकला है, अच्छा, और बाकी जो बना है कंपाउंड वो बन गया। वो BOH4- बन गया। ठीक है, ओके, ठीक है सर। क्लियर। बाकी में बाकी में सर H3O+ बन रहा था ना। हाँ, यहां पर भी H3O+ ही बनेगा, क्योंकि पानी का एक मॉलिक्यूल लिखा है, मैं 2 मॉलिक्यूल लिख दूंगा तो एक H3O+ बन जाएगा। तो डिपेंड करता है हम जो मर्जी बनाते हैं। ओके, नाउ ठीक है सर। अब I was talking about basicity, I was talking about acidic character, aqua regia की। अब अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि कौन सा एसिड ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग को डिसॉल्व कर देगा पूरे के पूरे को, दैट्स अ वीक एसिड एंड दैट्स कॉल्ड HF। तो कोई बनेगा ही है, अवेलेबल है, HF होता है आराम से होता है। नहीं, क्या करता है उससे? HF सिरेमिक को डिसॉल्व कर लेता है, प्लास्टिक को नहीं कर पाता। प्लास्टिक को डिसॉल्व करने को कैसे बनाओ? हाँ, कर सकते, अवेलेबल है, बट डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या करोगे? प्लास्टिक ही फेंक दो। लेकिन स्पेस में फेंकने का मतलब क्या है? स्पेस में तो तुम्हें शिप में डाल के सन पे फेंकना पड़ेगा, तब जाके वो डिस्ट्रॉय होगा, अदरवाइज क्या करोगे? लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, बात सिर्फ इतनी है कि वी डोंट वांट टू डू इट। प्लास्टिक जल जाता है यार, इंसिनरेटर्स हैं हमारे पास, वो कहते हैं वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट है, पर हम करना नहीं चाहते। या हर चीज के इलाज हैं, बात सिर्फ इतनी है। हमारा सवाल, हम कभी भी हम एनवायरनमेंट की बात नहीं करते, हम किसी और चीज की बात नहीं करते, हम पैसे की बात करते हैं बस। प्लास्टिक जलाने से फिर वो स्मोक नहीं क्रिएट होता। करता है तो उसको इंसिनरेटर में प्रॉपरली आप चिमनी विमनी लगा के, या उसको जो स्मोक है उसको भी कंज्यूम कर लो यार। स्मोक के अंदर प्रॉब्लम किससे है? सल्फर से ना। प्लास्टिक के अंदर सल्फर होता है, बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन है, सल्फर नाइट्रोजन ही है ना। सल्फर को यूज कर लो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है? It is in the form that we can use it, but only it's costly, so we don't want to spend the money. अगर वो होता तो प्योर नहीं, वो प्योर तो नहीं बट बेटा देखो, सारी की सारी चीजें हैं कॉस्ट, ऐसे पैसे का खेल है और कोई बात नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक अगर बैन करना है ना, बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका। प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल मिलता कहां से है? ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी से। लगा दो टैक्स, मत दो, मत दो, बात खत्म। प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है? प्लांट से तो मिलता नहीं है, पेट्रोलियम से मिलता है ना। मत दो, काम खत्म। नहीं करेंगे, फालतू के ड्रामे करने हैं, फालतू के ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। तो बेटा छोटे बिजनेस प्लास्टिक से खत्म होते हैं तो कर दो ना खत्म, तुम्हें प्लास्टिक से चिंता है तो। तुम्हें प्रॉब्लम एलिमिनेट करनी है तो बंदा एलिमिनेट हो रहा, तुम्हें क्या? जैसे जब जेट पेन है तो एक दिन की फैक्ट्री बंद हुई होंगी, बिल्कुल बंद हुई होंगी, लेकिन इंक पेन की फैक्ट्रीज पे पता नहीं कितना फर्क पड़ा होगा, या जो भी पड़ा होगा। और जेल पेन आए तो इंक पेन की फैक्ट्रीज बंद हुई, प्लास्टिक आई तो ये बंद हुआ, जो भी हुआ, जो भी किया, तुम्हें जब करना है तो करो ना। लड़ाई करने से पहले सोचते हो क्या? जब वॉर करनी होती तो वॉर करने से पहले सोचते हो क्या? क्यों जो तो इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? 1000 लोग अगर तुम्हारे जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तुम्हें पता है दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। हम्म, ठीक है। ओके,
ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम बात कर सकते हैं वो ये कि हमने एसिड्स की बात कर ली, हमने प्रोटिक एसिड्स की बात कर ली, बेसिस की बात कर ली, ठीक है। अब एक और चीज की बात करते हैं, वो ये दैट ये तो हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की बात कर ली, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब यहां पे हम एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे हैं तो जो राइट हैंड साइड का बेस है वो लेफ्ट हैंड साइड के एसिड से एक प्रोटॉन निकालने से बना है। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड का एसिड पता है तो आप राइट हैंड साइड का बेस बना लोगे, और लेफ्ट हैंड साइड का अगर बेस पता है तो राइट हैंड साइड का एसिड बना दोगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड a pair of conjugate acid and bases. लिखिए डेफिनेशन। An acid base pair an acid base pair in which an acid base pair in which the acid can be converted acid can be converted to the base by removal of an H plus acid can be converted to the base by removal of H plus and base to the acid by addition and base to the acid by addition of H plus is termed a pair of conjugate acid and base. Pair of conjugate acid and base. ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हमें उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो प्रोटॉन डाल दो, कॉन्जुगेट बेस बनाना है प्रोटॉन निकाल दो, बात खत्म, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। What will be the conjugate acid of HNO3? लिख दो, just write the conjugate acid of HNO3.
हाँ जी, मैंने क्या पूछा था? मैंने क्या पूछा था? Conjugate? And how do we make the conjugate acid? By adding H3O plus या H plus? यार मैंने H plus बोला क्यों? तो क्या बनेगा? Who cares? जो बोला गया वो बनाओ, क्या बनेगा? Don't you think it's going to be H2NO3 plus? तो दिक्कत क्या थी? मैंने जानबूझ के उल्टा क्वेश्चन दिया था। ऑब्वियसली मैंने उल्टा क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको जानबूझ के एक एसिड दिया था और फिर आपसे मैंने उसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा था। आपने रटा रटाया आंसर दे दिया और वो गलत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर हम इन रिएक्शंस की बात करते हैं, सारे के सारे रिएक्शंस हैं, इन सारे रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, कोई बैकवर्ड जा रहा है, किसी में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसी में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, reaction is going to shift towards a direction which has a higher stability. जिसकी स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे चला जाएगा। तो विच एवर साइड हैज अ हायर स्टेबिलिटी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कोई एसिड स्ट्रांग है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एसिड सबसे बहुत ज्यादा डिसोशिएटेड है। ठीक है, conjugate acid तो base होना। रुक जाओ बेटा, conjugate of an acid is a base Okay, and conjugate acid of a base। किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा ना। तो इसमें जो आपने दिया था इसमें HMO3 was was acting like a base। not acting as a base, it was a base because it was accepting H plus। तो जो H plus एक्सेप्ट करता है वो बेस है, बात खत्म। मर्जी से करे या मजबूरी में करे, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है और जो दे रहा है वो एसिड है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये कहता हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और प्रोडक्ट में क्या है, हम कंपैरिजन अगर करके देखें, जैसे कि सारे के सारे एसिड्स की बात करूं तो सारे के सारे एसिड्स में प्रोडक्ट में H3O प्लस तो है ही है, तो मैं H3O प्लस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर नहीं सकता, करने का कोई फायदा नहीं, सारा सेम ही आएगा। कंपैरिजन किसका होगा, इसका। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि एसिड स्ट्रांग है तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। ठीक है, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर स्टेबल स्पीशीज। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल? अरे बेटा, स्टेबल का मतलब बताओ। और हमने जब इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था तो स्टार्टिंग में हमने स्टेबल की डेफिनेशन तो किया,
देखो बेटा, जो चेंज नहीं होना चाहे या जिसको चेंज करने में एफर्ट्स लगें वो स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर? तो अब अगर मैं ये बोलता हूं कि कॉन्जुगेट बेस चेंज नहीं होना चाहता, तो व्हाट डज इट मीन? कॉन्जुगेट बेस चेंज होगा कैसे? बाय एक्सेप्टिंग द H प्लस, तभी तो वो चेंज होगा। अगर मैं ये कहता हूं कॉन्जुगेट बेस चेंज नहीं होना चाहता, इसका मतलब वो H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर वो H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और वो एक बेस है, तो ऑब्वियसली वो एक वीक बेस है। तो मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, weaker is the conjugate base. More stable is the conjugate base, weaker will be the conjugate base, and more the reaction will be shift in the forward direction, and stronger will be the acid. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा इन्फ्लुएंस निकाला है मैंने। More stable is the conjugate base, weaker is the conjugate base. ठीक है? More is the reaction shifted towards the forward direction. More is the reaction shifted towards the forward direction. ठीक है? And stronger is the acid. It wants to attain stability. I don't care about stability. Why does it go back to forward reaction if the base is stable and weak? Because base is stable. That's why it is being formed. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। Okay? तो हमारे पास जो फाइनल निष्कर्ष निकलता है वो ये, weaker is the conjugate base, stronger is the acid. ठीक है? एनी कंफ्यूजन? तो बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट बेस, वीकर वुड बी द एसिड. हाँ वो भी है, लेकिन हम वो बोलते नहीं है ज्यादा, एक ही बात बोल के छोड़ देते. केमिस्ट्री के अंदर फालतू नहीं बोला जाता ना. ऐसे वर्ड तो लिख सकते हैं। मत लिखो ना बेटा, जो अंडरस्टूड है उसे क्यों लिखा है? किसी की इक्विलिब्रियम के नोट्स तो नहीं रह गए मेरे पास? इक्विलिब्रियम के असाइनमेंट सबको दे दिए ना मैंने? नहीं बट ऑलरेडी नोटिस तो लिखना चाहिए ना। विच इज अंडरस्टूड, हमने एक बोल दिया, अगला पता है ना. ना ना ना, थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टेटमेंट ही नहीं दी, डिफाइन ही नहीं की. यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर दी ना, दूसरी चीज पता है. मैं ऐसे ही होता है, केमिस्ट्री ऐसी है. ठीक है? ओके, नाउ हो गया कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट समझ में आ गया? ठीक है, जितना हमने अभी तक किया है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो.
हाँ, क्योंकि अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूंगा तो वो एसिड ही होगा, और रिवर्स रिएक्शन करने में और एसिड होगा क्या? हाँ जी, कुछ पूछना है? अब ये हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की थॉरो बात की। अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की, जिसे बोला जाता है लुईस कंसेप्ट। हाँ, लुईस कंसेप्ट। बेटा फिजिसिस्ट अलग होते हैं। बेटा हम जिसे केमिस्ट बोलते हैं वो एक्चुअली ड्रगिस्ट होते हैं। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? लगाओ लगाओ लगाओ, जो लगाना है लगाओ। हम्म। ओके, तो अब हम लुईस एसिड लिख लें। लिखिए। A substance, लुईस एसिड। लुईस कंसेप्ट में लुईस एसिड लिख लो ना। A substance which has a substance which has a low energy empty orbital low energy empty orbital or can create a low energy or can create a low energy empty orbital
and use it to form a covalent bond with release of energy is termed एक मिनट क्या लिखा तुमने release of energy by accepting an electron pair is termed a Lewis acid. By accepting an electron pair is termed a Lewis acid. ठीक है? That is what we call as a Lewis acid. ठीक है? अब बात करते हैं लुइस बेस की. लुइस एसिड जितने भी एसिड हैं वो सारे लुइस एसिड. इनफैक्ट H प्लस इज अ लुइस एसिड. H प्लस खुद अपने आप में एक लुइस एसिड है. हाँ, कुछ और सब्सटेंस हैं जो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड नहीं है लेकिन लुइस एसिड है, जैसे BF3. और सच्चाई में BOH3 भी लुइस एसिड है. ठीक है? अब लिखो लुइस बेस. A substance which has at least one donatable electron pair. A substance which has at least one donatable electron pair, which it uses to form a covalent bond, with release of energy. Release of energy is termed a Lewis base. Fine. That is what we have as a Lewis acid and Lewis base definition. और Lewis acid और Lewis base definition की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर हमें किसी सॉल्वेंट की चिंता नहीं है. हम लुइस एसिड बेस कंसेप्ट को गैसियस स्टेट में बात कर सकते हैं, नॉन एक्वस मीडियम में बात कर सकते हैं. यहां पे H+ OH- की चिंता नहीं है हमें.
ठीक है, तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट इज नॉट सॉल्वेंट डिपेंडेंट. इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ये हमने एसिड बेस कंसेप्ट्स की बात की. एज सच समझते हुए हमने 4 कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस कर लिए. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन. ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन. ठीक है, लिखिए. When a substance itself ionizes, it is termed ऑटो आयोनाइजेशन. ठीक है, और जो सबसे फेमस एग्जांपल है ऑटो आयोनाइजेशन का, दैट इज व्हाट वी नो एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. इट इज टर्म्ड एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. हमारे पास है H2O, इट रिएक्ट्स विद H2O, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और हमें मिल जाता है H3O प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous. ठीक है, तो पानी पानी से ही मिलकर एक एसिड बन जाता है, एक बेस बन जाता है, और पानी पानी को ही आयोनाइज कर देता है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, अब जब इस ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करता हूं, जब मैं ऑटो आयोनाइजेशन की बात करता हूं, तो यहां पे इक्वेशन में मैंने H3O प्लस लिखा है. अब मजेदार बात है, H3O प्लस भी एग्जिस्ट नहीं करता. जो एग्जिस्ट करता है वो और भी कॉम्प्लेक्स स्पीशी है. तो जब HCO प्लस भी एग्जिस्ट नहीं करता, H प्लस भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं सिंपल चीज क्यों ना लिखूं? Why should I bother about H3O प्लस? और H3O प्लस लिखा है तो बात खत्म. यहां पे हम लिखते हैं H2O लिक्विड डिसोशिएट टू गिव H प्लस एक्वस. और ये जो एक्वस है ना, दैट टेक्स केयर कि यहां बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, प्लस OH माइनस एक्वस. क्या कंडीशन बन तो गया? हाँ, ऐसा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, पर होता है. ठीक है, तो उसको एक और molecule करके बताना ना. HCO प्लस मैंने हटा ही दिया ना, H2 हटा दिया ना पूरी इक्वेशन में से. H2O पूरे थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिएक्टेंट में से भी, प्रोडक्ट में से भी. ओके, एम्फीप्रोटिक तो ठीक है, वो तो है ही है, वो तो एसिड और बेस के साथ है. लेकिन यहां पे वाटर खुद अपने आप में एसिड और बेस बिहेव कर जाता है अपने साथ ही. अब यहां पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज अ सिंपल डिसोसिएशन रिएक्शन. लेफ्ट हैंड साइड पे एक रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पे दो प्रोडक्ट है. कैन यू जस्ट कैलकुलेट इट्स
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जल्दी से करो, डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन लेकर, जैसे किया हमने। ठीक है, ओके, तो यहां पे हमारे पास आ गया 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस divided by the concentration of H2O. That is going to be equal to C alpha multiplied by C alpha divided by C into 1 minus alpha. ठीक है, so it comes out to be C alpha square upon 1 minus alpha. Now एक important word, हमने एक word बोला weak electrolyte. What is a weak electrolyte? Why is it called weak electrolyte? Because alpha is negligible in comparison to 1. Partially, हाँ, 1 to 1. ठीक है, alpha is negligible in comparison to 1. ठीक है, and so it is nothing but, I may write it approximately, but it's actually equal to C alpha square only. Now this is what we term as alpha, the Ostwald dilution law. ठीक है, that is for a weak electrolyte, the degree of dissociation is negligible in comparison to 1. It is even lower, but in comparison to? Alpha square is negligible in comparison to 1 का ऊपर, तो नथिंग के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कैसे हो सकता है? समथिंग इज ऑलवेज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू नथिंग. ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या कर रहे हो भाई? ओके, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. अब एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं, मैंने तुम बेवकूफ बना दिया. वो तो तुम हो ही, खैर उन्हें बना क्या दिया. क्यों इतनी देर से चिल्लाया जा रहा हूं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सॉल्वेंट नहीं आता. सी अल्फा स्क्वायर नहीं होगा. Here equilibrium constant is not going to be K, it is going to be something like K, in this case would be actually K into H2O.
because water concentration remains a constant. अच्छा वो constant कैसे में include हो गया ना? So that is going to be equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, only it is going to be equal to C square alpha square. वो ठीक है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, पर यहां पर वाटर शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन के, नहीं काटना नहीं है, ये डेरिवेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, बट वो अलग बात है कि हमें लिखना ऐसे चाहिए था. Now this constant is actually the product of the concentration of ions formed on auto ionization of water. हम सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लेंगे क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है. सॉल्वेंट जो एक्सेस में है, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. The product of the concentration of ions formed on auto ionization the product of the concentration of ions formed by auto ionization of water. The product of the concentration of ions formed by auto ionization of water is termed ionic product of water. ठीक है, and this is written as Kw, which is equal to the concentration of H plus into concentration of OH minus. किसको? हाँ, किसको? वो एक डेरिवेशन है बेटा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, के डब्ल्यू और के में रिलेशन ये है कि के के अंदर 55.55 मल्टीप्लाई कर दो, के डब्ल्यू आ जाएगा. के डब्ल्यू को 55.55 से डिवाइड कर दो, के आ जाएगा. दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोलारिटी ऑफ वाटर 1000 मिलीलीटर. तो ऐसा नहीं है कि के और के डब्ल्यू दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में कांस्टेंट का फर्क है. How can they exist but अरे कांस्टेंट से तुमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब एक बात बताओ, हमने हर जगह सॉलिड और लिक्विड को उसमें कांस्टेंट में इंक्लूड कर दिया. मैं कहता हूं कि सॉलिड की कंसंट्रेशन उसकी डेंसिटी है, मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, फिर कर सकता हूं ना. पर वही बात है ना, हम केमिस्ट्री वाले आलसी हैं, तो जितना कम हो उतना अच्छा है. तो हम उसको सारा को क्यों कैलकुलेशन करें, 55.55 से डिवाइड नहीं करते हम, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो डाल दो उसमें, एंड वी नो इट, इट्स अ कांस्टेंट, कर दिया. ठीक है, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इस बारे में? नाउ ये हमने बोला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. नाउ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw इज एन एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो लिख लीजिए, Kw is an equilibrium constant
Kw is an equilibrium constant, hence has all properties of an equilibrium constant. ऑब्वियसली है, ये भी कोई बोलने वाली बात है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, अब इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी है इसलिए तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। एंड व्हाट दे वुड बी, पहली चीज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, it does not depend on individual concentration of H plus and OH minus. It does not depend on individual concentration of H plus and OH minus. ठीक है, पहली चीज। दूसरा, it depends on temperature. ठीक है, आगे लिखिए, इसी में लिखिए, the dissociation of water, इसी में लिखो, it depends, the dissociation of water is an endothermic reaction. In fact, रुक जाओ बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। In fact, it is the reverse of neutralization reaction. Neutralization reaction जो लिखा था उसका उल्टा ही तो है ये। In fact, it is the reverse of neutralization reaction. So what is the salt? H plus plus OH minus gives H2O. हाँ तो H2 तो salt हुआ एक तरीके से, वो reverse। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता ही यही है ना, वाटर बनता है। Yeah. In fact, it's a reverse of neutralization reaction. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में -57.2 किलोजूल एनर्जी चेंज होता है, यानी कि 57.2 रिलीज होती है, तो डिसोसिएशन में 57.2 किलोजूल एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्लियर। अब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, तो Kw इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, फुल स्टॉप। हेंस Kw increases with temperature. ठीक है, आगे लिखिए, at 298 Kelvin, हाँ, at 298 Kelvin and 1 bar, वैसे 1 बार की यहां पे कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी अच्छा लगता है बोलना, at 298 Kelvin and 1 bar, Kw is 10 raised to power minus 14. Kw is 10 raised to power minus 14. समझ आया ये बात? तो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 10 14 से ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दोगे 10 14 से कम हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू 10 18 हो जाती है, ध्यान रखना, माइनस है ऊपर, तो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, ओके। तो अब हम जब Kw की बात करते हैं तो चलो Kw की बात करें।
लेट्स टॉक अबाउट Kw. ठीक है, Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, 10⁻⁻14। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन अगर हम वाटर की बात करते हो तो H प्लस और OH माइनस बराबर होगा, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन हो गई 10⁻⁻7, OH माइनस की कंसेंट्रेशन हो गई 10⁻⁷। तो अब अगर हम इनकी कंसेंट्रेशन बात करें, बहुत छोटी कंसेंट्रेशन है, जहां कहीं भी हमें बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यू से डील करना पड़ता है, हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, हम लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेते हैं तो चलो लॉग ले लेते हैं इसका। तो हमारे पास आ जाता है log of Kw is equal to log of the concentration of H plus plus log of the concentration of OH minus। ठीक है, अब मजेदार बात क्या, इरिटेटिंग बात, पूरी इक्वेशन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अच्छा, -14 का आ जाएगा log के। हमें नेगेटिव पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे जबरदस्ती पॉजिटिव बना देते हैं। तो देखो बेटा, वो नेगेटिव तुम कॉमन ले रहे नहीं हो, तुम एक्चुअली पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ आ रही है बात? हम काट देते हैं, वो एक छोटा तरीका, बट एक्चुअली यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय -1। तो चलो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास आ गया माइनस लॉग ऑफ Kw इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब लॉग क्या होता है? लॉग इज अ पावर ऑफ अ बेस, इस केस में 10, तो लॉग इज अ पावर ऑफ 10। ठीक है, तो अगर मैं log Kw लेता हूं तो आई एम टेकिंग द पावर ऑफ Kw। ठीक है, बोलने का तरीका है, एक्चुअली इट इज नॉट द पावर ऑफ Kw, इट इज द पावर ऑफ 10 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ Kw। पर इतनी लंबी बात केमिस्ट्री वाले बोलेंगे तो वो केमिस्ट्री वाले कैसे रहेंगे? तो हम सीधा बोलते हैं log Kw इज पावर ऑफ Kw, log concentration of H plus is power of concentration of H plus and power of concentration of OH minus। तो हमने नेगेटिव log ऑफ Kw लेकर हमने उसकी पॉजिटिव पावर ऑफ Kw ले ली, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी तरीके से हमने पॉजिटिव पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ले लिया, पॉजिटिव पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ले लिया। ठीक है, अब इतना कौन बोले पॉजिटिव पावर ऑफ, सीधा लिखो ना P। P is what? Positive power of, पॉजिटिव पावर ऑफ। नहीं है, ये सच है। P stands for power, पिवोर, पावर, पिवोर, जर्मन, फ्रेंच। मजेदार बात है कि हर लैंग्वेज में पावर इज P है, बस पावर P से ही होता है। देखो हिंदी हिंदी है, चलो जो भी है, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, तीनों में P है। ठीक है, पावर, पुवोर, पावर, ऐसी कुछ है, वो P से ही आता है। ठीक है, और हमें बताना क्या, पॉजिटिव पावर ऑफ Kw। तो ये बिना लिखे कैसे बताएं? पॉजिटिव K को डाल दिया पावर में, पॉजिटिव पावर ऑफ Kw एक्चुअली क्या है? इट्स अ नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, लिखा ऐसे पॉजिटिव पावर ऑफ Kw। तो अब यहां पर ये बन जाएगा पॉजिटिव पावर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अच्छा, केमिस्ट्री वाले और मजे लेते हैं, वो कहते हैं हमें पता है इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो बताने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा लिख दो। ब्रैकेट क्यों लगाए हम कंसंट्रेशन वाला? मेहनत लगती है भाई उसमें, हटा दो ब्रैकेट को। और एक सीधी सी बात है, हाइड्रोजन एटम का कंसंट्रेशन तो होगा नहीं, H प्लस का ही कंसंट्रेशन होगा ना, तो प्लस भी क्यों लगाया? H ही लगा दो। नहीं यार, कुछ नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो H ही लगा दो। ठीक है, ओके, सुनो ध्यान से, ओके क्लियर। मैं इसमें एक, यहां पे मेरी एक स्टेटमेंट हमेशा होती है, वो ये कि केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान,
और केमिस्ट्री वाले इतने नीरस होते हैं कि वो रसायन में से रस गायब करके सिर्फ आयन छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम सारा रस तो गायब कर देते हैं, सारे फ्रिल्स विल्स हटा देते हैं, सिर्फ एच छोड़ देते हैं, सिर्फ एच छोड़ देते हैं। तो यहां पर इसको ऊपर लगा देते हैं एच। तो पॉजिटिव पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्लस POH, द पॉजिटिव पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जिस भाई ने ये सारा का सारा कंसेप्ट बनाया, उसने किताब लिखी, पेपर वेपर लगाया, छपने के लिए दिया। ठीक है, नहीं छापा, उसने बिल्कुल छापा। अब हुआ ये कि जो छापा खाने वाला था वो ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहा था। ऑफसेट प्रिंटिंग के तरीके होते हैं, सबसे सस्ते वाली ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। ठीक है, ठीक है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहा था। अब सुनो, ऑफसेट प्रिंटिंग में एक प्राइमर बनता है, यानी कि उसके अंदर पहले, आज की तारीख में तो एक प्रिंट होकर बनता है, पहले क्या होता था, ब्लॉक्स बनते थे। ठीक है, ब्लॉक्स के अंदर वो होते थे। ठीक है, वो होते थे, क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह होते थे, सब कुछ। अब उस अल्फाबेट में उस बंदे के पास पावर और सबस्क्रिप्ट का सिंबल नहीं था। उसने कुछ नहीं किया, उसने इसको सीधा सीधा जो ऊपर और सबस्क्रिप्ट था ना, उसने सीधा सीधा इसको लिखा P, साथ में लिखा K, यहां लिख दिया W, और ये हो गया P और साथ में लग गया H, और ये लग गया P और साथ में आ गया OH। जब तक उस बंदे को रियलाइज होता तब तक तो छप के जा चुका था, पूरी दुनिया के पास पहुंच गया। और जब पूरी दुनिया के पास पहुंच गया तो लोगों ने, वाह व्हाट नाइस कंसेप्ट यू हैव, हाउ सिंप्लीफाइड यू हैव मेड, यू हैव जस्ट मेड दिस सो कॉम्प्लेक्स थिंग सिंपली एज pH, and this became pH. This is pH. सच्चाई है ये कहानी नहीं है। ये जो आपका ये आज की किताबें जो सो कॉल्ड मॉडर्न बुक्स होती है ना, हाई लेवल की, उसमें ऐसे नहीं लिखा होता, उनमें ऐसे लिखा होता है, बिकॉज नाउ दे कैन प्रिंट इट दिस वे। आज भी चलती है ऑफसेट प्रिंटिंग बेटा। बात सिर्फ इतनी है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में अब जो बेस बनता है दैट इज प्रिंटेड, मेटल शीट्स बनती है पर वो प्रिंटेड है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अदरवाइज है वही। और इसी वजह से तो ऑफसेट प्रिंटिंग की जब बात करते हैं वो कहते हैं मिनिमम इतने प्रिंट्स निकालोगे तो सही पड़ेगा, क्योंकि वो जो बेस है वो बनाने की कॉस्ट होती है, उसके बाद जितना मर्जी। सबकी जितनी भी ज्यादा बुक्स बनती है, बुक्स छपती हैं, सारी ऑफसेट पे बनती है। बेटा रहने दे भाई, रहने दे, जितना पता है उतना है, संभल, ज्यादा नहीं बोलना। नहीं, प्लेट्स होती हैं वो अलग होती हैं, वो छपती हैं। ठीक है, तो here we have just talked about what is the meaning of the